तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम समझेंगे फिर से वही हमारे पिछले चैप्टर जिसे हमने शुरू किया था, यानी कि क्लास 10 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भयजात प्रक्रिया और उससे उत्पन्न स्थल रूप के बारे में समझेंगे। और उसके आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा नदी जल चक्र के अंग के रूप में, इसे समझेंगे कि नदी जल चक्र के अंग के रूप में रिवर एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये होता क्या है। और इसको समझने के बाद हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं और समझते हैं इसको अभी डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियो को मिस ना कर दें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि जल चक्र होता क्या है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने नदी को समझ लिया था और नदी से संबंधित सारे जितने भी इसके पार्ट होते हैं, नदी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको हमने समझ लिया था। मैंने नदी के बारे में क्या बताया था आपको कि नदी एक ऐसी जल धारा होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हुई सभी जलों को एक साथ ले जाके धरातल के ऊपर बहाती हुई वो समुद्र में ले जाके मिला देती है। इसकी उत्पत्ति उद्गम से होती है, इसका खात्मा मुहाने पे होता है। मैंने आपको पहले नदी के बारे में बताया था। तो ये बात आपके मन में जरूर आई होगी। मैंने जब ये बताया आपको तो ये बात आपके मन में जरूर आई होगी कि नदी जो हजारों गैलन टन पानी समुद्र में ले जाके प्रति वर्ष बहा दे रही है, हर समय बहाती रही है, ये जो जल है ये वापस नदी को मिलता कैसे होगा, कहाँ से ये जल वापस नदी में आ जाता होगा फिर से गिरने के लिए समुद्र में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है आपके यहाँ जल चक्र के रूप में। इसलिए हमें समझना होगा कि नदी जल चक्र के अंग के रूप में कैसे काम करती है। इसको समझे बिना आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो नदी जल चक्र का माध्यम है, यानी कि यही वो माध्यम है जिससे जल चक्र होता है, जो सभी धाराओं को जोड़े रखने का काम करता है। क्या करता है ये नदी धरातल के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं, चाहे वो किसी नालों की धाराएं हो गई या वो किसी छोटे छोटे सरिताओं की धाराएं हो गई जो आपके पहाड़ों से आ रही हो, या फिर जो नदी टूट जाती है तो उससे जो धाराएं निकलती है वो धाराएं, सभी धाराएं किससे जुड़ी होती है? वो नदियों से जुड़ी होती है। जल की धाराएं सारी नदियों से जुड़ी होती है। हम कह सकते हैं कि नदी क्या है? नदी एक जाल है, यानी कि नदी क्या है? एक जाल का काम करती है। वो सभी जल को एक साथ जोड़े रखती है और जोड़ के उसको आगे बहा के ले जाती है। और आगे बहा ले जाके क्या करती है? नदी धरातल के सभी जल को ले जाके सागर में गिरा देती है। नदी क्या करती है? सबसे पहले तो ये एक माध्यम है, जैसे सभी धाराओं को जोड़े रखती है और जोड़े रखते हुए एक काम ये भी करती है कि सभी धरातल के जल को ले आगे बहा के ले जाती है और समुद्र में मिला देती है। दूसरा बात क्या समझना है? ये जल जो लगातार सागर में जाके मिल रहा है, ये जल चक्र के द्वारा वापस नदी को मिल जाता है। हमने पहले ही बताया था आपको कि सागर में जो नदियां ये जल बहा दे रही है, ये जल कैसे मिल रहा है उसको? तो नदी के जल चक्र के द्वारा ही मिल रहा है उसे। देखिए उसके बाद क्या होता है, जब ये सारा नदी समुद्र में पहुंच जाता है या समुद्र में जो भी जल है, उस जल का कुछ भाग सूर्य की गर्मी द्वारा सागरों, महासागरों एवं झीलों आदि के जलवाष्प में बदल जाते हैं। उसका क्या होता है? उस जल का कुछ भाग सूर्य की गर्मी से जलवाष्प में बदल जाता है। ये जलवाष्प में बदलने के बाद क्या होता है? ये जलवाष्प बादल का निर्माण करते हैं। जलवाष्प से बादल बनते हैं। ये जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपस में जुड़ेंगे और बादल बनेंगे। जब ये बादल बन जाते हैं तो ये बादल किसी कारण से धरातल पे पहुंच जाते हैं। और आपको पता ही होगा ये बादल करते क्या है? तो बादलों से वर्षा होती है। ये बादल किसी पहाड़ से टकरा के या आपस में टकरा के वर्षा कराते हैं। और जब ये वर्षा होती है तो वर्षा से प्राप्त जल नदियां पुनः एकत्रित करके सागर तक पहुंचा देती है। फिर नदी का पुराना काम चालू हो गया। नदी क्या करती है? सभी जल को एकत्रित करती है और सागर तक लेके चली जाती है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इस प्रकार जल चक्र की क्रिया पुनः शुरू हो जाती है। जब ये जल वापस सागर में चला जाता है तो फिर से सागर से क्या होती है? जलवाष्प से ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है और फिर से वो बादल क्या करता है? सभी जल को धरातल पे फेंक देता है, भेज देता है। और फिर से ये जो जल चक्र है, यानी कि जल का वापस आना, फिर धरातल तक पहुंचना, फिर समुद्र में मिलना, ये शुरू हो जाता है। जिसमें नदियों की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जिसमें नदियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो हमने समझ लिया कि जल चक्र होता क्या है और जल चक्र में नदियों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। इसको एक बार और डिटेल में समझ लेते, एक बार शॉर्ट में समझ लेते क्या होता है। देखिए
मान लीजिए ये कोई पहाड़ी भाग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नदियाँ शुरू हो रही है, नदी यहाँ से आई शुरू हुई और एक नदी बहना शुरू हो गया। ये सारी नदियाँ क्या करी, धरातल के सभी जल को एकत्रित करके आगे बढ़ रही है। मान लीजिए यहाँ से कोई नहर या नदी निकल के आ रही है, यहाँ से कोई नाला निकल के आ रही है, सभी नालों का जल कहाँ पहुँचेगा, सभी नालों का जल नदियों में पहुँचेगा। घरों से निकलने वाले नालों का जल नदियों में पहुँचेगा, कल कारखानों से निकलने वाला जो जल है वो भी नदियों में पहुँचेगा और ये सभी जल एकत्र होगा नदी में और नदी सबको ले जाके कहाँ पहुँचाएगी, वो सबको ले जाके पहुँचाएगी सागरों में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें बताया था कि ये जो सागर का जल है या धरातल पे जो भी जल है, ये जल क्या होगा, सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनेगा। मैंने यहाँ पे सागर महासागर का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको पता होगा कि जितना भी जल पृथ्वी पे मौजूद है उसका 97% भाग तो सागर महासागरों में ही है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसका नाम लिया। यानी कि सबसे ज्यादा जो जल वाष्प मिलेगा वो किससे मिलेगा, तो सागरों या महासागरों से मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे ही जल सारा सागर महासागर में पहुंच गया, इसमें से जल सूर्य की गर्मी से जल वाष्प में बनना शुरू होगा, यानी कि जल का वाष्प बनेगा और जल वाष्प ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और जब ये जल वाष्प ऊपर जाएगा तो ये जल वाष्प क्या करेगा, एक साथ संघनित होकर बादलों का निर्माण करेगा। यानी कि जो आप देखते हैं सफेद सफेद बादल, काले काले बादल, उन बादलों का निर्माण करेगा। ये बादल जब बन जाएंगे तो किसी कारण से या हवाओं की गति कारण से या किसी और गति के कारण से ये धरातल तक पहुंचेंगे। ठीक है, धरातल तक जब ये पहुंचते हैं तो इनको तो धरातल तक वैसे आना ही है और जब धरातल पे आएंगे तो मान लीजिए किसी पहाड़ से टकरा गए या कभी खुद से टकरा गए और खुद से टकरा के क्या करवाएंगे, ये बारिश करवाएंगे। जब ये बारिश हो जाएगी तो वापस ये जल जमीन पे पहुंच गया, यानी कि क्या हुआ, जो जल यहाँ से समुद्र तक पहुंचा था वो जल वापस जमीन पर पहुंच गया। यानी कि इस तरह से ये जो चक्र है ये चलता रहता है, ये जो जल चक्र ये चलता रहता है। तो इसी तरह से जल चक्र क्रिया चलती रहती है और ये जल चक्र क्रिया से नदी को हमेशा जल मिलते रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, आपने समझा होगा कि जल चक्र कैसे काम करता है और नदी इसमें कैसे अपनी भूमिका निभाती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला, आपको इससे क्या नया जानने को मिला। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपसे हम बात करेंगे इसी चैप्टर के किसी और अन्य वीडियो के बारे में या किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड अन्य वीडियो के बारे में। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।